अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। और आज का ये वीडियो बी उर्दू ऑनर्स की सब्जेक्ट कोड, ये बी जनरल कोड भी होते हैं। तो इसका कोड है BUDAE182। और इसका एक और कोड है, इसका एक और बुक है BUDAE181 होता है। तो वो क्लासिकल उर्दू गज़ल है, जिसकी वीडियो काफ़ी सारी गज़ल की वीडियो अपलोड है। और इस कोड का आ जाएगा तरक्की पसंद उर्दू शायरी का मुताला। मतलब तरक्की पसंद तहरीक जब चली उस वक्त कौन कौन सी शायरी या फिर नज़म, गज़ल या नज़म जितनी भी हुए वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको ब्लॉक 1 में क्या पढ़ना है कि तरक्की पसंद तहरीक और उर्दू शायरी पढ़ना है। ब्लॉक 2 में पढ़ना है नुमाइंदा नज़म को, तरक्की पसंद शौरा की हालात ज़िंदगी है ना, और उसकी नज़म। तीसरा ब्लॉक में पढ़ना है कि नुमाइंदा गज़ल गो, तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता गज़ल लिखने वाले और उसकी गज़ल और उसके हालात ज़िंदगी को रीड करना है। अगर डिटेल्स में देखते हैं तो तरक्की पसंद तहरीक का तारीफ़ पढ़ना है, उसका तरक्की पसंद तहरीक उर्दू गज़ल, उसके बाद तरक्की पसंद तहरीक उर्दू नज़म, है ना। तो ब्लॉक 2 में उर्दू नज़म को पढ़ना है। नज़म में फैज़ अहमद फैज़, फ़राग गोरखपुरी है ना, उसका जोश मल्ली आबादी, असरारुल हक मिजाज और अली सरदार ज़फ़री, ये नज़म में पढ़ना है। और गज़ल में भी वही सब आएगा, फैज़ अहमद फैज़, फ़राग गोरखपुरी, जोश मल्ली आबादी, असरारुल हक मिजाज, अली सरदार ज़फ़री, मजरूर सुल्तानपुरी है ना, मजरूर सुल्तानपुरी, ये सब मतलब जो नज़म लिखे वो गज़ल भी लिखते थे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि तरक्की पसंद तहरीक के मकसद क्या थे। तरक्की पसंद तहरीक जो चला था उसका क्या मकसद था, वो होने का, वो तहरीक होने का क्या मकसद रहा। तो तरक्की पसंद तहरीक ने अपने मंशूर के ज़रिए जो मकासद बयान किए वो इस तरह है। फ़न और अदब को रुज़आत परस्त ज़हनों से छुटकारा दिलाना और फ़नून लतीफ़ा को आवाम के करीब लाना। अदब में मरहूमी, पस्ती, गुर्बत, भूख और सियासी गुलाम से बहस करना, बेहरू तशूफ़ परस्ती से परहेज करना और वाक़ियत निगारी और हकीकत निगारी पर जोर देना था। उस वक्त जो था वो तसूफ़ की गज़ल ज़्यादा मिलते हैं देखने में, लेकिन तरक्की पसंद तहरीक में वो उसको बंद करने, मतलब उससे हट के हकीकत निगारी और वाक़ियत, मतलब जो आप देख रहे हैं जो हकीकत है उसके ऊपर नज़म लिखना और गज़ल लिखना शुरू किए। और अफ़साना भी लिखे हैं, है ना। ऐसी अदबी तनकीद को रवाज देना जो तरक्की पसंद और साइंटिफिक रुझानात को फ़रोग़ दे सके। सेहतमंद रवायतों को अपनाना जो ज़िंदगी की तामीर में काम आ सके, और माज़ी की इक़्तिदार व रवायत को तुर्क करना, है ना। जो पहले माजी में ऐसे रवाज़ होते थे, ऐसे रस्म होते थे जिसका कोई मकसद नहीं होता है, जिससे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता था, उसको ख़त्म करके ऐसी सेहतमंद ज़िंदगी को अपनाने की बात की गई है जो फ़ायदामंद ना हो बल्कि नुकसानदा हो और ज़माने का साथ ना दे सके, है ना। ऐसा रवायत को अपनाने से बंद करने की कोशिश की जो फ़ायदा ना हो रहा हो और नुकसान हो रहा हो, है ना, दूसरे को, उस तरह की ये से दूर करने के लिए ये तहरीक चली। माशरे और अदब की तरक्की में रुकावट बनने वाली फ़रशुदा रवायत को तुर्क करना वगैरह रहा है ना। जो ऐसी रवायत जो अदब को तरक्की देने में रुकावट पैदा हो रही है, उस रवायत को ख़त्म करने कहा गया। खलीलुर रहमान आज़मी ने अपनी किताब उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक में इस मौजू पर रोशनी डाली है। मुख्तसर ये है ना, उसमें खलीलुर रहमान ने जो कुछ कहा वो ये सारी है ना। खलील उर रहमान लिखते हैं कि अदब का ये मकसद होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आम लोगों को फ़ायदा पहुँचे, जो आम लोग हैं उसको अदब से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। दूसरा लिखते हैं कि अदब को ज़मात का खिदमत गुज़ार होना चाहिए, जो ज़मात में होते हैं उसका खिदमत गुज़ार होना चाहिए। तीसरा लिखते हैं ज़ुल्म व नाइंसाफ़ी में अदीब को मेहनत कशों का जानबदार बनना चाहिए। उसके बाद लिखते हैं कि सरमाया दाराना निज़ाम को इश्तराकियत के ज़रिया ही ख़त्म किया जा सकता है ना।
कोई अदीब सियासत से अलग नहीं रह सकता, लिहाजा मज़दूरों और किसानों को अंजुमनों में अदीब को आमली शिरकत करनी चाहिए। मतलब सियासत जो है हर किसी को समझ में आए और उस तरह आसान होना चाहिए कि हर किसी को समझ में आए। अदब में अनफरादियत की गुंजाइश नहीं, लिहाजा अदब में अज्तमाही ज़िंदगी की तस्वीर पुर नज़र डालनी चाहिए। अदब में हियत से ज़्यादा मवाद की अहमियत है, जिस पर अदीब को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, है ना? उसके बाद ये तो मकसद हो गया और किस तरह तरक्की पसंद तहरीक शुरू हुई उसको एक नज़र रखनी चाहिए। तो नीचे या तो आप पूरा इकाई अच्छे से आपका किताब आ गया है, अगर किताब आ गया है तो पूरा इकाई को अच्छे से रीड करें। अगर नहीं आया है पीडीएफ से रीड करें तो पहले आप मकसद को रीड कीजिए, जो तरक्की पसंद तहरीक बनाने में क्या मकसद रहा। उसके बाद नीचे में महाशल दी हुई है, पूरा इकाई का एक ये रहता है कि पूरा इकाई में क्या दिया हुआ है क्या नहीं, है ना। तो उसमें 20वीं सदी की तीसरी दहाई में जर्मनी में हिटलर, है ना, जर्मनी में जो हिटलर थे, हिटलर की सरबराही में फस्ताही ताकत जोर पकड़ रही थी। यूरोप एक सियासी बहरान की लपट में था। आलमी सतह पर हालात तेज़ी से बदल रहे थे। साम्राज्यी ताकतें देना को आपस में बांटने के दर पे थे। जर्मनी में अभी सेना और जापान ने चीन पर हमला किया। हिंदुस्तान पहली जंग आज़ीम में अंग्रेज़ी राज के खून बहाने के बाद आने वाले जंग आज़ीम से कबल की माशराती बदहाली और सियासी खलफशार के दौर से गुजर रहा था। जर्मनी में हिटलर ने फनकारों और दानिशवरों और साइंसदानों को जलावतन कर दिया। इस वाक़ये से यूरोप और अमेरिका के अदीब फस्तायद और इंसानियत दुश्मन ताकतों के खिलाफ हो गए, है ना। उसके बाद आता है कि 1935, है ना, 1935 में पेरिस में बाज़ शोहरा आफाक शख्सियतों मसलन रोमन रोलान, टॉम मान, आमज़र मैलो ने शगाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम दुनिया के अदीबियों की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। उस कॉन्फ्रेंस का नाम आलमी अदाबा की कॉन्फ्रेंस बराए तहफ़्फ़ुज़ तहमदन था, है ना। उस कॉन्फ्रेंस ने ये अपना मकसद बनाया कि वह अपने अदब को खिदमत परस्तियों के अज़ारे से निकाल देंगे और आम लोगों के करीब तर लाएंगे और ज़िंदगी की हकीकतों को आश्कार किया जाएगा ताकि अपना और अपनी कौम का मुस्तकबिल रोशन हो, है ना। इस तरह का एक कॉन्फ्रेंस बुलाया गया ताकि ये सारी चीज़ें जो जंग में ये इतनी सारी चीज़ें हम लोगों का ख़राब हो गया है उसको हम लोग इस तरह सुधार सकते हैं, है ना। इस कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान को एक बड़ा अदीब शरीक नहीं हो सका, लेकिन सज्जाद जाहिर और मुल्क राज आनंद जो उस ज़माने में लंदन में मुकीम थे उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, है ना। 1935 में ही सज्जाद जाहिर और मुल्क राज आनंद ने कुछ हिंदुस्तानी तालबा की मदद से जो लंदन में मुकीम थे अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्नफ़ीन की बुनियाद रखी थी, है ना, लंदन में। और वो कब? 1935 में। दोनों ने मिलकर, और भी तालबा थे जो लंदन में ही अपनी पढ़ाई कर रहे थे, उसी वक्त इसने ये इस चीज़ की बुनियाद रखी। इस अजालाश में कई लोगों ने शिरकत की, जिनमें सज्जाद जाहिर, मुल्क राज आनंद, जीतू घोष और डॉक्टर दीन मोहम्मद ताशीर वगैरह शामिल थे। अंजुमन का सदर मालिक मुल्क राज आनंद को मुंतखब किया गया था। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ के इस अजलास का नाम एसोसिएशन राइटर्स प्रोग्रेसिव इंडियन रखा गया। है ना, ये नाम रखा गया। इस अंजुमन का मंशूर मरतब किया गया और उसकी एक नकल सज्जाद जाहिर ने हिंदुस्तान में अपने दोस्तों को भेजी, है ना। सारी चीज़ करने के बाद जो हिंदुस्तान में जो उनकी दोस्त रहते थे उनको भी भेजी और उनको इस अंजुमन के मकसद से भी आगाह किया कि इसका मकसद हम लोगों का क्या मकसद है, क्यों ना कि उस अंजुमन के क़याम का मकसद हिंदुस्तानी अदीबों और दानिशवरों को तरक्की पसंद तहरीक की नज़रियात से वाकिफ़ करना और उन्हें मुल्क गिर सतह पर मुंजिब व मुहित करके एक कौमी अंजुमन का क़याम और उसके ज़रिया इस तहरीक के अर्गर्ज व मकासद का हुसूल बताया गया, है ना।
क्यों हम लोगों ने ये सारी चीज़ें ये कर रहे हैं, चालू की हैं इस तहरीक को, वो अंजुमन पसंद मुशन्नफ़ीन के जो ये सारी कार्रवाई करने के बाद उसको हिंदुस्तान में भेजा गया। हिंदुस्तान को दोस्त को बताया गया कि ये मकसद हम लोगों का क्या मकसद है, ये तरक्की पसंद तहरीक को चलाने का क्या मकसद है, वो सारी चीज़ें उसमें बताई गई। उन्होंने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ ज़बानों के अदीबों और दानिश्वरों से राब्ता कायम किया और उनको लंदन में तैयार किए गए मंशूर मतलब ऐलाननामा का काफ़िया अरसाल की, मतलब जो उसने तैयार किया था वो सारी चीज़ें उसने भेजा हिंदुस्तान। हिंदुस्तानी अदबियों का रद्द-ए-अमल ये रहा कि उन्होंने अंजुमन के नौजवानों की हिमायत का यकीन दिलाया। प्रेमचंद ने तो अपनी अदबी रसाला हंस में उस मैनिफेस्टो को शाये करके हिंदुस्तान में उस तहरीक के हक में फ़िज़ा तैयार करने की कोशिश की। 1935 में ही सज्जाद जाहिर लंदन से वापस हिंदुस्तान आ गए और इक़दामात उठाए। हिंदुस्तान वापस आकर सज्जाद जाहिर ने मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों का दौरा किया, मतलब जैसे लोग करते हैं अपनी चीज़ को बढ़ाने के लिए, जहाँ-जहाँ शायर अदीब रहते हैं उन लोगों के पास, या फिर पूरी सिटी, एक सिटी से दूसरा सिटी घूम-घूम के बताया और मुख्तलिफ़ ज़बानों के नामों और अदबियों से मुलाकात करके उन्हें तरक्की पसंद तहरीक के काम करने की दावत दी। उसके नतीजे में लाहौर, इलाहाबाद, अमृतसर, कलकत्ता, हैदराबाद और दीगर शहरों में तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की अंजुमनों का क़याम अमल में आया, है ना? ये सारी चीज़ें करने के बाद, ये तबलीग करने के बाद इतने जगह में ये सारे मुसन्निफ़ रेडी हुए, है ना? सज्जाद जाहिर की कोशिशों से सूबाई और इलाकाई सतह पर तश्कील शुदा अंजुमनों को एक ही दस्तूर और लहा के तहत मुंज़िम व मुत्तहिद करने के लिए एक कुल हिंद कॉन्फ्रेंस अप्रैल 1936 को प्रेमचंद की सदारत में लखनऊ में मुनक़िद हुई। लखनऊ में सबसे पहले कॉन्फ्रेंस, कुल हिंद कॉन्फ्रेंस जो है 1936 में हुई। लखनऊ की कुल हिंद कॉन्फ्रेंस का रद्द-ए-अमल ये रहा कि उसे तरक्की पसंद तहरीक की बाज़ाब्ता दाग बेल पड़ी और बड़े-बड़े अदबियों जैसे प्रेमचंद, जोशमल्ली आबादी, हज़रत मोहानी, डॉक्टर अब्दुल हक, नियाज़ फ़तेहपुरी, फ़राग गोरखपुरी, मजनू गोरखपुरी, शागिर निज़ामी वगैरह ने इस तहरीक का खैर मक़दम भी किया और शिरकत भी की, है ना? सज्जाद जाहिर को इस कॉन्फ्रेंस का जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया, है ना? लखनऊ कॉन्फ्रेंस के ऐलाननामे में ये कहा गया कि अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का मकसद ये है कि अदबियात और फ़नून लतीफ़ा को खिदामत फ़रिश्तियों की महक गिरफ्त से निजात दिलाए और उनको अवाम की दुख सुख, जद्दोजहद, मसाइल का तर्जुमान बनाकर रोशन मुस्तकबिल की राह दिखाए, है ना? रोशन मुस्तकबिल की राह दिखाए। अंजुमन ने भूख, अफलास, समाजी पस्ती और गुलामी जैसे मसाइल को मौजू बनाने का ऐलान किया। इस तरह तरक्की पसंद तहरीक का दौर शुरू हुआ और ये दौर 1935 से 1952 तक कायम रहा, है ना? 1935 से शुरू हुआ और 1952 मतलब आज़ादी के बाद तक ये खिदमात चालू रहे, है ना? चलते रहे, जिसमें तरक्की पसंद तहरीक की तख्लीक कारों की अस्माए ग्रामी रही, है ना? और अगर इसमें हम सब शौरा, अफसाना निगार, नावल निगार, नगात के नाम अगर देखते हैं तो शौरा के नाम में फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, है ना? और अफसाना निगार में मुंशी प्रेमचंद, नकाद में सैयद एहतशाम हुसैन, नावल निगार में मुंशी प्रेमचंद अफसाना निगार भी है, नावल निगार भी है, इसीलिए उसका अफसाना निगार में भी नाम आते हैं। और इसमें शौरा में फिर अली सरदार ज़फ़री, किशन चंद, अल अहमद शुरू नकाद में, और नावल में किशन चंद भी वही है, नावल निगार भी है और अफसाना निगार भी है। उसके बाद जोश मल्ली आबादी और अफसाना निगार में राजेंद्र सिंह बेदी, और नकाद में मजनू गोरखपुरी, नावल निगार में शहादत हुसैन मंटू, शौरा में मखदूम मही अलाउद्दीन, और अफसाना निगार में असमत चगदाई, और नकाद में अख्तर हुसैन रायपुरी, और नावल निगार में राजेंद्र सिंह बेदी। मजरूर सुल्तानपुरी शौरा में, उसके बाद अफसाना निगार में शहादत हुसैन मंटू अफसाना निगार भी है, नावल निगार भी है। असमत चगदाई जो है वो भी अफसाना निगार भी है, नावल निगार भी है। ये सारी चीज़ें एक एक करके आपको याद रखनी है।
और इसने तरक्की पसंद तहरीक के लिए कौन-कौन सी नावल लिखे, कौन-कौन से अफ़साने लिखे, है ना? ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी है, एक बार पढ़नी है। सेकंड यूनिट जो है तरक्की पसंद तहरीक और उर्दू गज़ल। उर्दू गज़ल जो है वो तरक्की पसंद तहरीक के लिए कौन-कौन सी गज़ल लिखे, है ना? शुअरा जो थे अख्तर ईमान, नियाज़ हैदर, है ना? और भी है जो शुअरा में है, जमील मुज़ाहरी, जान निसार अख्तर, शाहिद लुधियानवी, असरारुल हक, ये सारी जो है शुअरा है, इन्होंने गज़ल लिखे हैं, नज़म लिखे हैं। तो इन लोगों ने कौन-कौन सी नज़म लिखी, कौन-कौन सी गज़ल लिखी जो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता, तरक्की पसंद तहरीक के लिए लिखे। तो वो जो है वो यूनिट 2 में आएगा। यूनिट 2 अगर पढ़ते हैं तो उसमें तरक्की पसंद तहरीक और उर्दू गज़ल के तौर पर आएगा कि उर्दू गज़ल तरक्की पसंद तहरीक के लिए किस तरह से उन्होंने लिखा और किस तरह उसको लोगों ने पढ़ के उसको सही समझा और उसको समाज को समझने की कोशिश की। ये सारी चीज़ें और तरक्की पसंद तहरीक उस गज़ल से कितना ज़्यादा मशहूर हुई, ये सारी चीज़ें सेकंड यूनिट में आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट यूनिट यही है कि तरक्की पसंद तहरीक क्यों हुआ, क्यों चालू हुआ, उसको चालू करने का मकसद क्या था और जो मकसद उन्होंने सोचा था वो मकसद सही था या नहीं था, ये सारी चीज़ें जो है वो पहला यूनिट में आपको, फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में आपको उसके बारे में पढ़ना है कि गज़ल है जो वो गज़ल के बारे में, नज़म गो है, गज़ल गो है, जो भी है वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। चलो आज के लिए यहीं तक।